नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष का एहसास हो रहा है, अनुभूति हो रही कि एनवीरा प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रतिभागी जो अपने कंपटीशन के प्रति सजग हैं और अपने भाग्य के प्रति जागृत हैं और वो निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं अपने भाग्यों को जगाने का, कंपटीशन में सक्सेस होने का, तो उनके लिए एक मूल मंत्र मैं बताना चाहता हूँ कि कर्म करे किस्मत बने जीवन का है मर्म। कर्म करे किस्मत बने जीवन का है मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। जो कर्म के साथ में आगे बढ़ेगा निश्चित ही उसे अपनी सफलता एक दिन जरूर हासिल होगी। और सफलता की जब बात आ जाती है तो अपने प्लेटफॉर्म एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हर एक कंपटीशनदारी के लिए लाइलाज सटीक जो जानकारी है वो आपके सामने सम्मुख रखी जा रही हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कंपटीशन, जिसके अंदर आईएएस है, आरएस है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, पटवार है, इसके अलावा लाइब्रेरियन या फिर भारत के अंदर संचालित जितनी भी अग्रिम वैकेंसीज है उनके संबंधित सारी जो कंपटीशनदारी जो है इनके लिए जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। तो साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही अपने चैनल को अपने फोन के माध्यम से इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास की एक स्वर्ण उत्कृष्ट कड़ी, जिसमें जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं, जो नई जानकारी के रूप में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और ये चैप्टर है आपके बाहरी आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। बाहरी आक्रमण एवं आत्मसातीकरण होता क्या है, किन किन आक्रमणकारियों के बारे में हम बात करने वाले हैं और आत्मसातीकरण का अर्थ क्या होता है हम यहां से क्लियर करने वाले हैं। आत्मसात का अर्थ होता है कि वे विभिन्न आक्रमणकारी जातियां जो भारत के ऊपर आक्रमण करने के उद्देश्य से भारत पर आई हैं और आक्रमण करने के बाद में जब अपना शासन स्थापित कर लिया, उसके बाद में भारत की ही मुख्य धारा या फिर संस्कृति जिसमें खान पान, वेशभूषा, पहनावा, संस्कृति, जिसके अंदर धर्म, सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और भारत की मुख्य धारा, संस्कृति की मुख्य धारा में ही विलीन होकर रह जाते हैं, आत्मसात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आत्मसात कहलाते हैं। तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर बाहरी जातियां जो आक्रमण करने के उद्देश्य से भारत आई हैं, इनमें हम सर्वप्रथम शक जाति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में कुषाण जाति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम हूण जाति के बारे में विस्तृत जानकारी लेने वाले। थोड़ी सी जानकारी मैं इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी पहले ही आपके सामने रख देता हूं। ये विदेशी जो जातियां हैं ये भारत के ऊपर आक्रमण करने के उद्देश्य से भारत में आई, लेकिन भारत की संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन होकर रह गई और भारत के इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गई है, भारतीय इतिहास की एक अहम कड़ी बनकर रह गई हैं ये जातियां, जिनमें शक जाति जो जिसका जुड़ाव बताया जाता है शीतियन से, इसके कारण इसे शक शीतियन जाति भी कहते हैं। कुषाण जिसके सबसे महान शासक हुए थे कनिष्क, और इसके बाद में हम हूण जाति के बारे में पढ़ेंगे। इन आक्रमणकारी जातियों को भारतीय लोगों के द्वारा अनेक नाम भी दिए। जैसे हूण जाति के बारे में बात करें तो हूण जाति को भारतीय ब्राह्मणों ने मलेच्छ कहा है। मलेच्छ का अर्थ होता है दुष्प्रवृत्ति वाला, बुरा प्रवृत्ति वाला, अर्थात जो बुरे लोग होते हैं उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है? ये ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया। तो शुरू करने जा रहे हैं बाहरी आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। जब साथियों ये चैप्टर आप पूरा का पूरा जब एक्सप्लेन आप समझोगे इस चैप्टर को तो आप जानोगे कि इसमें से अपने लिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं बाहरी आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। सुनिए आप, वे आक्रमणकारी विदेशी जातियां जो भारत पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित कर लिया, भारत के अंदर राज्य स्थापित कर लिया, अपना भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया तथा भारतीय समाज और संस्कृति को अपनाते हुए वैदिक व बौद्ध धर्मों का भी जिक्र किया है मैंने, वैदिक व बौद्ध धर्म आदि को स्वीकार कर भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन हो गए, जिसके कारण इन्हें आत्मसातीकरण के नाम से भी जाना जाता है। हर एक कंपटीशन के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, साथ ही जो 12th आर्ट्स की जो हिस्ट्री की बुक है उसके अंदर भी ये प्रमुख चैप्टर के रूप में उभर कर सामने आता है, बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण, जिससे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन सामने आते हैं। तो मैंने इसके बारे में संक्षिप्त प्रारंभिक जानकारी आपके सामने रख दी। अब इन आक्रमणकारी जातियों में कौन कौन सी जातियां जिनका हम जिक्र पढ़ने वाले हैं, जिनसे सवाल निकलते हैं, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे शक शीतियन, दूसरी जाति
कुषाण जाति, वो तीसरी वो अंतिम जाति के बारे में बात करने वाले हैं हूण जाति। साथियों यहां पर हमने एक जाति को छोड़ दिया है जिसका नाम है आपके, साथियों हमने एक जाति के बारे में यहां पर हम नहीं बात कर रहे हैं जिसका नाम है यूनानी। यूनानी जाति के बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनवीरा प्लेटफॉर्म पर जो भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी वीडियोस निकले अपने कंपटीशन के लिए, तो यूनानी जो जाति है इस जाति के बारे में ऑलरेडी हम मौर्य साम्राज्य की जब डिटेल पढ़ते हैं तो उस समय हमने इसका गहन विश्लेषण कर लिया था। यूनानी जाति के बारे में हमने पढ़ा तो इसके अंदर ग्रेट सिकंदर महान के बारे में हमने वर्णन पढ़ा था। सिकंदर महान के अलावा हमने सेल्यूकस निकेटर के बारे में भी पढ़ा था, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भारतीय इतिहास के अंदर मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में वाद संवाद विवाद जो भी हुए हैं इनके बारे में हमने गहन विश्लेषण कर लिया। तो यूनानी जाति के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। साथ ही इस चैप्टर के दरमियान हम शक, शीतियन, कुषाण और हूण जाति के बारे में बात करने हैं। तो सर्वप्रथम इस चैप्टर के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं ऐतिहासिक जानकारी शक शीतियन जाति की। शक शीतियन जाति जो भारतीय इतिहास के अंदर अपना एक बहुत ही बड़ा दबदबा रखती है, भारतीय इतिहास की एक कड़ी बताया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। शक शीतियन, शक शीतियन कहाँ के रहने वाले हैं तो सुनिए आप। शक शीतियन के जो मूल निवास बताया जाता है वो बताया जाता है मध्य एशिया। क्या बताया जाता है? मध्य एशिया के निवासी बताए जाते हैं आपके शक जाति के लोग। अब मध्य एशिया के अंदर देश कौन कौन से आते हैं, जैसे तुर्किस्तान है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश आते हैं। ज़्यादातर भाग आपके चीन देश का भी इसमें भाग आता है। तो मध्य एशिया के निवासी बताए जाते हैं शीतियन। शक शीतियन के बारे में कर रहे हैं तो इनके मूल स्थान के बारे में बात कर लेते हैं कि पश्चिमी चीन की यूची जाति, पश्चिमी चीन की यूची जाति जिसने इन्हें अपनी मातृभूमि से उखाड़कर इन्हें आउट ऑफ कंट्री, इनके देश से बाहर निकाल दिया, इनको खदेड़ दिया, इन्हें अपनी मातृभूमि से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। तब से इन्होंने अपना भाग्य जो है वो भारत की तरफ आजमाया, भारत की तरफ अपना भाग्य आजमाया, और भारत में इनका निवास स्थान शीतिया प्रदेश से संबंधित बताया जाता है। शीतिया संबंध से होने के कारण इसे शक शीतियन कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शक शीतियन, इनका शीतिया प्रदेश इनका जुड़ाव होने के कारण इन्हें शक शीतियन कहा जाता है। सवाल ये कई बार पूछा गया है कि भारत के अंदर आने के बाद में साम्राज्य जो स्थापित किया है शक जाति ने, विदेशी जाति थी, शक जाति ने जो साम्राज्य स्थापित किया है उन 5 शाखाओं के नाम बताइए, और उनकी राजधानियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो भारत के अंदर शकों की भारत में 5 शाखाएं कौन कौन सी बताई जाती हैं, और अगर अवेलेबल है तो उनकी राजधानियां भी बताइए। तो पहली शाखा भारत में शकों की पहली शाखा बताई जाती है अफगानिस्तान। क्या बताई जाती है? अफगानिस्तान इनकी पहली शाखा बताई जाती है। अफगानिस्तान जो है और इनकी पहली शाखा, और पहली शाखा की जो राजधानी देखने को मिलती है वो बताई जाती है कपिसा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या बताई जाती है? शकों की जो पहली शाखा बताई जाती है उसकी राजधानी है कपिसा। दूसरी शाखा बताई जाती है पंजाब, और पंजाब की राजधानी बताई जाती है तक्षशिला। तक्षशिला की स्थापना किसने की, इसे किसने बताया? तो भरत का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम बताया जाता है तक्ष। तक्ष ने स्थापित किया है तक्षशिला। तक्षशिला भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में भी जगत विख्यात रहा था, जिसके प्राचार्य के रूप में जाने जाते हैं आपके चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो तक्षशिला के बारे में हमने बात कर ली है। वैसे अफगानिस्तान के महाजनपद की बात करें तो कांधार पड़ता है। कांधार का जो कांधार पड़ता है जिसकी राजधानी तक्षशिला के रूप में जानी जाती है। कांधार या गांधार, गांधार महाभारत काल के अंदर गांधार प्रदेश की राजकुमारी जिसने हस्तिनापुर के नरेश धृतराष्ट्र के साथ में शादी की, जिसके कारण वह गांधारी, गांधार प्रदेश से बिलोंग करने के कारण वो गांधारी कहलाई थी। सुनिए आप, तीसरी इनकी जो शाखा बताई जाती है वो बताई जाती है मथुरा। चौथी शकों की भारत में शाखा बताई जाती है पश्चिमी भारत, और पश्चिमी भारत की जो राजधानी हमें देखने को मिलती है वो है आपके उज्जैन। उज्जैन राजधानी बताई जाती है। 5 शाखाओं में से चौथी जो शाखा बताई जाती है, अंतिम शाखा जो बताई जाती है ऊपरी दक्कन।
ऊपरी दक्कन जो बताई जाती हैं, इसकी राजधानी बताई जाती है नासिक। नासिक क्यों प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है ये गणपति महोत्सव और नासिक ढोल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध बताया जाता है। तो साथियों, हमने बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण के अंदर एक जाति के बारे में ऐतिहासिक जानकारी शुरू की, जिसमें हमने शक शीतियन के बारे में पढ़ना शुरू किया, इनके मूल स्थान के बारे में बात की, साथ ही हमने इनकी 5 भारत के अंदर स्थापित शाखाओं और उनकी राजधानियों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शक शीतियन जो जाति हैं, इनमें से प्रमुख शासक कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इनमें सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते। तो साथियों, हमने बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण के अंदर पहली जो जाति ली थी, जिसका नाम शक शीतियन। शक शीतियन की प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हमने वर्णन पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं शक शीतियन जो जाति हम पढ़ रहे हैं, जो बाहरी आक्रमण करने के उद्देश्य से भारत पर आई थी, बाहरी जाति थी, तो उसके प्रमुख शासक कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम कर लेते हैं। सुनिए आप कि प्रमुख जो शासक देखने को मिलते हैं शक जाति के, इनमें नाम आता है पहला नहपान का। नहपान का पहला जिक्र हमें पढ़ने को मिलता शक शीतियन जाति से संबंधित। तो शक शासक नहपान किस शाखा का प्रसिद्ध शासक बताया जाता है, सबसे महान शासक बताया जाता है? तो सुनिए आप, नहपान नासिक शाखा का सबसे विद्वान या फिर महान शासक बताया जाता है, जिसने सातवाहन वंश के शासकों को परास्त करके उनके बहुत बड़े भाग को अपने राज्य के अधिग्रहण कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया। बात यहाँ पर आई है सातवाहन वंश की। किसकी? सातवाहन वंश का जिक्र हम कर रहे हैं। तो सातवाहन वंश जो है, इसका सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार जो देखने को मिलता है, वो क्षेत्र बताया जाता है महाराष्ट्र का। अगर साथियों सातवाहन वंश जो है, इसके संस्थापक का नाम अपने से कोई पूछ ले, संस्थापक, हर एक वंश का अपना एक संस्थापक होता है जो वंश को स्थापित करता है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो देखने को मिलता है, नाम बताया जाता है सिमुक। सिमुक बताया जाता है सातवाहन वंश का संस्थापक। इनमें प्रमुख जो बात देखने को मिलती है इतिहास के अंदर, जो और वंश से इन शासकों को अलग करती, वह है कि हर एक वंश का राजा अपने नाम के साथ में अपने बाप का नाम जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं आपको कि भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम बताया जाता है रमेश तेंदुलकर, लेकिन सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम अगर देखें तो इनका पूरा नाम सामने आता है रमेश सचिन तेंदुलकर। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय समाज के अंदर हर एक नाम से पहले पिता का नाम रखा जाता, लेकिन भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा वंश हुआ जिसके शासकों ने अपनी माता को तवज्जो दी, अपने नाम से पहले माता का नाम रखा है। इनमें प्रसिद्ध जो राजा बताया जाता है सातवाहन वंश का, उसका नाम आता है गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम देखने को मिलता है, सामने आया है गौतमी। तो गौतमी का पुत्र था सातकर्णी, ये पूरा नाम है सातकर्णी का। वैसे एक और नाम विशिष्ट पुत्र पुलवामी, यह भी सातवाहन वंश का बहुत ही प्रसिद्ध राजा देखने को मिलता। सातवाहन वंश के बारे में हम अलग से एक ऐतिहासिक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें सातवाहन वंश की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हम लेखा जोखा करेंगे। तो साथियों, हमने नहपान के बारे में पढ़ा, जिसने सातवाहन वंश के शासकों को परास्त करके उनके बहुत बड़े क्षेत्राधिकार को अपने अधिकार में ले लिया और बहुत बड़े भाग को इन्होंने जीत लिया और अपने शक साम्राज्य में मिलाया। तो नहपान की इतनी सी जानकारी पढ़ने को मिलती है, लेकिन नहपान की हत्या कैसे हुई तो इसका जिक्र भी हम पढ़ लेते हैं। सुनिए आप, सन 124 ईस्वी में सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक, मैंने सबसे पहले बताया है सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुए हैं, इनका नाम गौतमी पुत्र शातकर्णी बताया जाता है। गौतमी पुत्र शातकर्णी की डिटेल हमें सर्वाधिक कहाँ से पढ़ने को मिलती है? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी की डिटेल जो है हमें नासिक अभिलेख से पढ़ने को मिलती है। किस अभिलेख से? नासिक अभिलेख से ये डिटेल हमें सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलती है, जिसमें सातवाहन वंश के शासकों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। सुनिए आप, 124 ईस्वी में सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक
गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान का वध कर दिया तथा उज्जैन के संपूर्ण शकों का यहीं से विनाश होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बाद में जो शासक बने हैं वो शक्तिहीन बने हैं। लेकिन शक जाति के बारे में स्पेशली हम पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आती है आपके दूसरे सबसे प्रसिद्ध शासक के बारे में। तो दूसरा सबसे प्रसिद्ध जो शासक रहा है इसका नाम बताया जाता है रुद्रदमन। क्या नाम? रुद्रदमन। एक रुद्रसेन है, एक रुद्रदमन है। रुद्रसेन जो बताया जाता है वो वाकाटक राज्य का बताया जाता है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के अंदर इनका साम्राज्य स्थापित बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपके रुद्रदमन की। तो सर्वप्रथम हम इनके कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो रुद्रदमन जो शक शासक हुआ था सबसे प्रसिद्ध, इनका शासनकाल 130 ईस्वी से लगाकर 150 ईस्वी इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। और क्या जानकारी सामने निकल कर आती है कि रुद्रदमन जो बताए जाते हैं उज्जैन के शक शासकों में सबसे प्रख्यात, सबसे विद्वान और सबसे प्रबल शासक हमें देखने को मिलता है रुद्रदमन। सुनिए आगे इनकी जानकारी। बात इनके पिता का जिक्र पूछ लिया जाए बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से तो पिता का नाम बताया जाता है जयदमन। जयदमन इनके पिता का नाम। और अगर इनकी उपाधि पूछ ले तो उपाधि से संबंधित कई सारे तथ्य सामने आते। भारतीय राजाओं ने अनेक समय में अनेक उपाधियां भी धारण की, जैसे परम भट्टारक हैं, महाराज है, महाराजा धीराज हैं, एकाधिकार हैं, सार्वभौम हैं। अनेक समय पर शासकों ने उपाधियां धारण की। लेकिन स्पेशली शक शासकों के साथ में ही एक उपाधि जुड़ी है जिसे महाक्षत्रप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाक्षत्रप। रुद्रसेन, रुद्रदमन इनका पूरा नाम बताया जाता है। रुद्रदमन, रुद्रसेन नहीं, रुद्रसेन वाकाटक शासक था बताया जाता है। सुनिए आप, इनकी उपाधि महाक्षत्रप बताई जाती है। तो साथियों हम बात कर लेते हैं कि रुद्रदमन जो बताए जाते हैं इनके उत्तराधिकारी कौन हुए थे। तो रुद्रदमन के जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें दामजाद के नाम से जाना जाता है, जो एक शक्तिहीन शासक साबित हुआ था, जिसके कारण शकों का विनाश हो गया, शक जाति का संपूर्ण विनाश हो गया। लेकिन रुद्रदमन जो शासक है ये अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए भी बहुत ही विख्यात रहा था। उपलब्धियां कौन कौन सी देखने को मिलती हैं रुद्रदमन की? तो सुनिए आप, रुद्रदमन जो है संगीत व शास्त्रों के ज्ञाता बताए जाते हैं। संगीत व शास्त्रों के ज्ञाता बताए जाते हैं। साथ ही संस्कृत और संस्कृति का पोषक बताया जाता है। संस्कृत और संस्कृति का रक्षक भी बताया जाता है। भारतीय संस्कृति को इन्होंने जीवित रखा। इन्होंने जो जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा संस्कृत को महत्व दिया था। सरल भाषा संस्कृतम, मृदल भाषा संस्कृतम। प्राचीन भारत की जो भाषा देखने को मिलती है, सर्वाधिक जो प्राचीन भाषा है उसे आर्य भाषा कहा जाता है। आर्य से प्राकृत भाषा, प्राकृत से जो भाषा निकली उसे संस्कृत के नाम से जाना जाता है। अब संस्कृत से अनेक भाषाएं निकली, जिसमें एक अपभ्रंश रूप पाली बताया जाता है और एक अपभ्रंश रूप बताया जाता है 100% शुद्ध संस्कृत। और संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत में ही रहे और कुछ शब्द हिंदी में चले गए, जिनमें इनको तत्सम और तद्भव के नाम से जाना जाता है। ये हिंदी का इतिहास हम या फिर भारतीय भाषा का स्पेशली एक दिन इतिहास भी हम जरूर पढ़ेंगे। सुनिए आप, तो रुद्रदमन संगीत व शास्त्रों के ज्ञाता थे, साथ ही संस्कृति और संस्कृत के रक्षक बताए जाते हैं। यह काव्य शास्त्र का मर्मज्ञ, इन्होंने काव्य शास्त्र जो है, काव्य पाठ है, इनको अपने मार्मिष्मर्शी रचनाओं से सज्जित पोषक किया है, इनको जीवित रखा है। सुनिए आप, वह शब्दार्थ व तर्क शास्त्र का ज्ञाता, हर एक बात में तर्क इनका निकलता था, चाहे बात कैसी भी हो आगे उसका तर्क निकालने में माहिर बताए जाते हैं। रुद्रदमन प्रसिद्ध शासक थे। सुनिए आप, हाथी, घोड़े, रथ आदि के संचालन या तलवारबाजी की बात आए या फिर ढाल या अपनी आत्मरक्षा का कवच के रूप में बात आए तो भी ये युद्ध शास्त्र विधियों से भी ये पारंगत बताए जाते हैं, जिन्हें रुद्रदमन के नाम से जाना जाता है। सुनिए आप, हाथी, घोड़े और रथ आदि संचालन का तलवारबाजी में भी ये निपुण माने जाते हैं, प्रवीण माने जाते हैं। इन सब के साथ रुद्रदमन अद्भुत शारीरिक
सौंदर्य का स्वामी बताया जाता है। शारीरिक सौंदर्य की अगर बात की जाए, शारीरिक हष्टपुष्टता की बात करें तो परमार वंश का एक राजा हुआ था। परमार वंश में सबसे प्रसिद्ध जो राजा बताया जाता है उसका नाम तो सवाई भोज बताया जाता है। विक्रमादित्य के नाम से उसको जाना जाता है। विक्रमादित्य जो मालवा का नरेश बताया जाता है, सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध राजा बताया जाता है, जिसके बहुत सारे रचनाएं हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन एक राजा का नाम आता है जिसका नाम आता है राजा पुंज सबसे शक्तिशाली शासक बताया जाता है मालवा नरेश परमार वंशीय शासकों में। लेकिन बात यहाँ पर रुद्रदमन की हो रही, तो रुद्रदमन जो है यह तर्कशास्त्र, संस्कृति या फिर अनेक विशेषताओं के साथ में अद्भुत शारीरिक सौंदर्य का भी स्वामी बताया जाता है। अब हम रुद्रदमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जिक्र ये उठता है, सवाल जो बनते हैं, सुनिए आप, कि इनकी ऐतिहासिक जानकारी, हिस्टोरिकल जो डिटेल हैं वो हमें कहाँ से पढ़ने को मिलती हैं और उसमें और हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो सुनिए आप, इनकी जो डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है वो पढ़ने को मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में। किस अभिलेख में पढ़ने को मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में पढ़ने को मिलती है। अब जूनागढ़ अभिलेख कहां पर पड़ता है? सुनिए आप, जूनागढ़ अभिलेख जो है यह सौराष्ट्र प्रांत, जो गुजरात का एक प्रांत बताया जाता है, और यहीं पर निर्मित सुदर्शन झील के किनारों के ऊपर जो अभिलेख लिखा गया है उसे जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अब अभिलेख जो हैं इनको पढ़ने पढ़ाने का जो कार्य या फिर इनके ऊपर जो डिस्कशन करने का कार्य, सर्च करने का कार्य जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। हमने भारत के प्रमुख अभिलेख जो हैं इनकी डिटेल, पूरी गहनता से डिटेल पढ़ ली है। तो जूनागढ़ अभिलेख की बात हो रही है। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये 100% शुद्ध संस्कृत के अंदर रचित किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत गुजरात के सुदर्शन झील के किनारे बताया जाता है। तो सुनिए आप, अब सुदर्शन झील के किनारे बताया जाता है जूनागढ़ अभिलेख, जिससे हमें डिटेल पढ़ने को मिलती है रुद्रदमन के बारे में। रुद्रदमन की डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है। लेकिन इस अभिलेख में और कौन कौन सी खासियत बात जानने को मिलती है हमें रुद्रदमन के बारे में? तो सुनिए आप, रुद्रदमन ने अपने निजी कोष से, अपने खुद के पैसों से सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। अब अपने निजी कोष से ये पूरा का पूरा रुपया खर्च किया गया है, लेकिन वापस इस पैसे की रिकवरी करने के लिए जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्य कर नहीं जोड़ा है। किसने? रुद्रदमन ने। और ये जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख के अंदर बड़े पैमाने पर पढ़ने को मिलती है। साथियों और बता देता हूं कि सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख, सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। सुविशाख बताया जाता है गवर्नर, जिसके द्वारा इस सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया गया था। और पुनः निर्माण करवाया गया तो थोड़ी बहुत डिटेल हम बात कर लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में। लेकिन बात हमने पहले की है जूनागढ़ अभिलेख की। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला लंबा चौड़ा वृत्त अभिलेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख ही देखने को मिलता है, जिसमें शासकों, लगभग 7 शासकों के बारे में डिटेल पढ़ने को मिलते हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा डिटेल पढ़ने को मिलती हैं रुद्रदमन के बारे में। साथियों हम बात कर लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील का जो सर्वप्रथम निर्माण करवाया था उसका नाम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतिहास में समय के साथ में इस झील के तटबंध टूट गए, जिसके कारण सुंदर दिखने वाली झील बेड लुकिंग हो गई है। तो शक शासक रुद्रदमन ने अपने निजी कोष से इस झील का पुनः निर्माण करवाया। तो बेड लुकिंग झील अब नाइस लुकिंग हो गई, गुड लुकिंग हो गई, जिसके कारण इसको नाम मिला है सुदर्शन झील। इतिहास में कई सारे सवाल इससे पूछे गए हैं। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और पुनः निर्माण में सर्वप्रथम नाम आता है रुद्रदमन का। और उसके बाद में पुनः एक बार और इसकी रिपेयरिंग की गई है, इसका पुनः निर्माण करवाया गया है, और वह शासक बताया जाता है
स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किस वंश को फॉलो करता है? तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का सबसे अंतिम प्रभावशाली शासक बताया जाता है स्कंदगुप्त, जिसके बारे में हमने डिटेल भी पढ़ी थी, जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मिलावटी सिक्कों का प्रचलन हुआ था। तो साथियों, हमने बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य शक जाति के बारे में बने हैं, शक शीतिन जाति के बारे में, उनका सर्वशः हमने विश्लेषण कर लिया। साथियों, हम इस बाहरी आक्रमण और आत्मसातीकरण पार्ट फर्स्ट के अंदर जो हमने शक जाति का पढ़ा, पार्ट सेकेंड के अंदर हम कुषाण और हूण जातियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने आशय में स्वस्थ रहें, साथ ही आप अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ में जुड़े रहेंगे ताकि सक्सेस हमें जल्द हासिल हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। धन्यवाद।